नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न उत्तर को सोल्व कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से एचआईवी फैल सकता है। एचआईवी ये वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसमें पूछा गया है कि किस तरीके से फैल सकता है, जिसमें पहला दिया हुआ है कि एक संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, तो इस तरीके से ये नहीं फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना, इससे भी नहीं फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन या बर्तन साझा करना, इससे भी नहीं फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क, इससे फैलता है। एचआईवी संक्रमण फैलने के लिए जरूरी होता है कि संक्रमित व्यक्ति के रक्त के साथ आपके रक्त का कांटेक्ट हो, संपर्क में आए, या संक्रमित व्यक्ति का रक्त आपके रक्त से, जो कि आपके शरीर में, ऐसा नहीं कि बाहर किसी प्लेट में मिला हो और बोलो कि एचआईवी हो जाएगा, नहीं। उसका रक्त जब तक आपके शरीर में नहीं जाएगा, और उस रक्त में ये भी जरूरी है कि उस एचआईवी वायरस आपके शरीर में गया हो, तभी आपको एचआईवी हो सकता है। इसके अलावा नहीं होगा। चाहे आप किसी संक्रमित व्यक्ति को गले लगाओ, चाहे उससे हाथ मिलाओ, या उसके साथ भोजन करो, या उसके बर्तन में भोजन करो। अगला प्रश्न है, इसमें सोडियम धातु का भंडारण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये पूछा गया है कि सोडियम धातु का भंडारण कैसे होना चाहिए। ऑप्शन दिया है इसमें कि पानी में, खुले में, केरोसिन में, या अल्कोहल में। तो सोडियम धातु को केरोसिन भंडारित किया जाता है इसकी सक्रियता के कारण। अगला प्रश्न है इसमें, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। तो प्रकाश रासायनिक का जो कोहरा बनता है, धूम या कोहरा, इसके बनने में जो मेन चीज है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी वजह से कोहरा बनता है, धूम कोहरा। ये सारे प्रदूषक है ये। अगला प्रश्न इसमें है कि रबी, खरीफ और जायद फसलों के सही मौसम को चुनिए। किस मौसम में कौन सी फसल होती है, ये देखना है हमें। तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जो खरीफ की फसल होती है वो बारिश के मौसम में होती है, मानसून जिसको बोला जाता है। तो इसमें खरीफ की फसल के साथ मानसून इन दो में दिया हुआ है। इसके बाद रबी की फसल होती है, वो होती है ठंड के समय में। तो इसमें दिया हुआ है कि रबी ठंड में है, नीचे वाले में गर्मी दिया हुआ है। जायद की जो फसल होती है, इसमें ज्यादातर आता है आपका एक खीरा, ककड़ी, इस टाइप की फसलें, ये गर्मी में होती है। ये तीन ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं आपके। रबी सर्दी में होती है, खरीफ मानसून में होती है, और जायद फसलें गर्मी के मौसम में होती है। अगला प्रश्न है, दांत क्षय प्रारंभ होने पर मुंह का पीएच कितना होता है। दांतों का क्षरण होता है तो उसके लिए किस पीएच मान पर यह क्षरण होता है, ये इसमें पूछा गया है। क्योंकि जब मुंह का आपका अम्लीयता कम ज्यादा होती है तो उससे दांतों का क्षरण होता है। तो अगर पीएच मान 5.5 से कम हो गया है, तो इससे क्या होता है, दांत जो कि एक तरह से एक हड्डी है, उसका क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर ये 5.5 से कम पहुंच गया है पीएच, यानी कि आपके मुंह मुंह में जो लार वगैरह जो भी होता है मुंह के अंदर, अगर वो अम्लीय हो गया, अगर 7 से कम पीएच पहुंच गया तो वो अम्लीयता चालू हो जाती है। तो अगर आपके मुंह का की लार जो अगर वो अम्लीय हो गई, तो आपके दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए या मीठा खाने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि आप चॉकलेट या मीठा खाते हैं तो आपके मुंह में अम्लीयता पैदा होती है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है मुंह के अंदर का, उसको अम्लीय कर देते हैं, और इससे दांत खराब होते हैं, क्षरण होता है। एक दिन में आपको नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे आपके दांतों को खत्म करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। प्रश्न आप जब भी परीक्षा में सोल्व करें, इस चीज का ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है, कथन गलत पूछ रहा है कि इसमें से गलत कौन सा है।
पहला है कि आने वाले सौर विकिरण का लगभग 60% ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये गलत है, इतना अवशोषित नहीं होता है 60%। दूसरा है, अगर सूरज नहीं चमक रहा तो सौर संयंत्र ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकता। अभी की स्थिति में तो ये सही है कि सनलाइट नहीं मिल रही है तो जो सोलर पैनल है वो बिजली नहीं बनाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में बायो इल्यूमिनस सोलर पैनल आने वाले हैं, जो अगर आपने देखा हो कि कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे फूल पत्तियां वगैरह रात में चमकते हैं, उनमें प्रकाश उत्पन्न होता है, उसके आधार पर बायो इल्यूमिनस पैनल बन रहे हैं, तो वो खुद के प्रकाश से बिजली पैदा कर लेंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि जब तक उस पैनल पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तब तक बिजली नहीं बनती है। तो बिजली बनाने के लिए या ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा जो संयंत्र है उस पर सूर्य की किरण होना पहुंचना जरूरी है। अगला इसमें है, सौर ऊर्जा स्टेशनों की स्थापना बहुत महंगी हो सकती है। तो होता है, अगर आप दूर दराज क्षेत्रों में लगा रहे हो तो सामान पहुंचाना, उसको असेंबल करना, स्थापित करना महंगा पड़ता है। अगला है, बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए सौर पैनलों को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए साफ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, अगर उसके ऊपर धूल जम गई है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, तो सौर पैनल को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है इसमें, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? ये कंप्यूटर का प्रश्न है कि मोडेम का पूरा नाम क्या है। तो मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, ये मोडेम का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जुताई किसकी प्रक्रिया है? खेत में जो जुताई होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसकी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया है कि मिट्टी को ढीला करना और पलटना। दूसरा ऑप्शन है पौधों की कटाई। तीसरा है बीज की बुआई। और चौथा है खेतों में सिंचाई। तो जुताई का मतलब ये होता है कि मिट्टी को ढीला किया जाता है और उसको पलटा जाता है, कल्टीवेटर प्लाऊ वगैरह इनसे, रोटावेटर से उसको फिर बुरबुरी करना वगैरह, ये सारा जुताई में आता है। तो इसको मिट्टी को ढीला किया जाता है, जिसको आप हाँकना बोलते हो, खेत हाँकना। मिट्टी को ढीला करके उसको मिट्टी को पलट दिया जाता है ताकि पोषक तत्वों का रोटेशन हो जाए और जो ऊपर पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह जो गिरती है वो वापस अंदर चली जाए और खाद बन जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी गई है? पहला ऑप्शन इसमें दिया है मैन बुकर पुरस्कार। दूसरा है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तीसरा है पुलित्जर अवार्ड। और चौथा है यूएन ह्यूमन राइट अवार्ड। तो इसमें अगर आप मैन बुकर पुरस्कार को देखोगे तो पिछली क्लास में हम इसको देख चुके हैं कि ये अंग्रेजी में लिखने वाले साहित्यकार को दिया जाता है और 1969 से ये प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसका जो मैन बुकर पुरस्कार है 2002 के बाद दिया गया है। इससे पहले फिक्शन मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो मैन बुकर पुरस्कार की बात करो तो 1969 में ये स्थापित हुआ था, लेकिन इसका जो मैन बुकर पुरस्कार आज जो नाम चलता है ये 2002 से चल रहा है। स्टार्टिंग में ये राष्ट्रमंडल आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के देशों को के नागरिकों को दिया जाता था, लेकिन 2014 के बाद ये किसी भी देश का नागरिक हो, अगर वो इंग्लिश में कोई साहित्य लिख रहा है तो उसको मिलेगा। दूसरा है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, और इस प्रश्न का आंसर भी यही है, वैकल्पिक नोबेल इसको कहा जाता है। 1980 में जेकब वॉन द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 1980 में स्थापित है। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति जेकब वॉन, उनके सहयोग से स्थापित किया गया। ये पुरस्कार पर्यावरण, मानव अधिकार, शांति, सतत विकास, इनके लिए दिया जाता है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो ये पत्रकारिता, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें 21 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है टोटल। 1917 से प्रारंभ है ये पुरस्कार और
इसका जो मैनेजमेंट कह सकते हो या प्रशासन कह सकते हो, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है पुलित्जर अवार्ड का। और यूएन ह्यूमन राइट अवार्ड ये 1966 में स्थापित हुआ था, लेकिन 68 से मिलना प्रारंभ हुआ है। ये एक तरह से मानद पुरस्कार है। 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बार दिया गया था 1968 में। तो ये सभी पुरस्कार के बारे में हमने देखा है। इस प्रश्न का आंसर है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पहले इंदिरा गांधी या इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इंदिरा आवास योजना ये 1977-78 में शुरू की गई थी, इंदिरा आवास योजना। और इसी इंदिरा आवास योजना को अपग्रेड करके 2016 में पीएम आवास योजना के नाम से इसको अपग्रेड किया गया है। तो इंदिरा आवास योजना ही पीएम आवास योजना है, पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1977-78 में प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में। G20 के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि G20 19 देशों और खालिस्तान दिया हुआ है कि सरकार के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा रचित एक वैश्विक ब्लॉक है। तो इसमें यह पूछा गया कि एक तो G20 में 19 तो देश है, 19 देश के अलावा और कौन है? तो 19 देश के अलावा इसमें यूरोपियन यूनियन भी है G20 में। लेकिन अगर आप 2023 देखोगे तो 2023 का जो भारत की अध्यक्षता में इसका सम्मेलन हुआ था G20 का, इसमें अफ्रीकी संघ को भी सदस्य बना दिया गया है। तो 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन और इसके साथ अफ्रीकी संघ भी इस संगठन का सदस्य है। तो G20 में 19 देश हो गए, भारत भी इसका सदस्य है और 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ, ये दो संगठन इसके सदस्य है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसका आंसर विटामिन के। इसके साथ ही आपको बाकी सारे विटामिन को देखना है कि इससे किस विटामिन की कमी से क्या होता है, किस विटामिन से क्या होता है और क्या उसकी कमी से क्या होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी आपूर्ति कैसे की जाती है। इसके अलावा कौन सा जल में घुलनशील है, कौन जल में घुलनशील नहीं है, कौन वसा में घुलनशील है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू लाइन लेबनान और किस देश के बीच एक सीमा रेखा है? तो जो ब्लू लाइन है वो लेबनान और इजराइल के बीच में आती है। कुछ देश जो हमेशा खबरों में रहते हैं उनके बारे में कुछ न कुछ प्रश्न बनते रहते हैं, और खासकर उनकी सीमाओं से लेकर कि इसकी सीमाएं किस देश से मिलती है, किससे नहीं मिलती है। अगर किसी की बाउंड्री का अगर कोई विशेष नाम है, उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल के पड़ोसी देश मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया है, और ये सीमा लेबनान और इसराइल के बीच में आती है। कौन सी? ब्लू लाइन। इसी तरह से आपको फिलिस्तीन के बारे में भी देखना है कि उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती है। यूक्रेन के बारे में देखना है कि यूक्रेन की सीमाएं कहाँ कहाँ से किस किस देश से लगती है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग
किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग खुद ही एक उद्योग है, तो स्वाभाविक बात है कि वो किसी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आ सकता है। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक कब लाया गया था? बहुत ही फेमस विधेयक थे ये, कानून बन चुके थे लेकिन वापस इनको खत्म करना पड़ा। ये 2020 में आए थे। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? इसमें पहली चीज तो यही है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता होता है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये कथन किसका है? अगर भारत नहीं रहा तो कौन रहेगा या कौन जिएगा? ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला प्रश्न है, पोवाडा लोक संगीत निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक संगीत से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, किस राज्य से संबंधित है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य संगीत है, लोक संगीत, वो है अरपा पेरी के धार। ये छत्तीसगढ़ का राजकीय मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा पडवानी और सुआ, ये भी यहाँ के नृत्य है। पंडवानी मतलब महाभारत की कथाओं पर आधारित ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है। ये भी सुआ गीत भी होता है वहाँ पे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी होता है ये। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कजरी, बिरहा, रसिया, आल्हा। आल्हा भी मध्य प्रदेश में भी होता है, तो ये उत्तर प्रदेश के है। कजरी और बिरहा खास है। और जो आल्हा है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी होता है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो जागर, छोपती, मंगल, ये बसंती, ये अपने उत्तराखंड के हैं। और अगर इसकी बात करें पोवाड़ा की, तो ये महाराष्ट्र का है। इसके अलावा भी जैसे लावणी, तमाशा, ये भी महाराष्ट्र में होते हैं। लावणी, तमाशा, भजन कीर्तन, ये भी महाराष्ट्र में होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? वायुमंडल का अगर संगठन देखोगे, कौन सी गैस किस मात्रा में है, तो सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%, ये लगभग है। और इसके बाद होती है ऑक्सीजन, किस परसेंट? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%,
इससे बाद तीसरे नंबर पर आती है ऑर्गन, जो कि 0.93% होती है। और चौथे नंबर पर आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है 0.03%। ये नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, फिर होती है ऑक्सीजन और ऑर्गन। नाइट्रोजन ज्वलनशीलता को कंट्रोल करती है, ऑक्सीजन चीज़ों को जलाती है। तो ये पूरा, अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो सारी चीज़ें जलने लग जाएगी अपने आप, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं जलेगा। इस तरह से ये संगठन है। अहिल्याबाई किला और महल कहाँ स्थित है? अहिल्याबाई के ज़्यादातर जो किले वगैरह महल है, क्योंकि उनकी राजधानी महेश्वर रही है, तो ये चीज़ आपको महेश्वर में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, हट्टी गोल्ड माइन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज्यादा गोल्ड जो होता है वो कर्नाटक में होता है, और ये गोल्ड की माइन सारी कर्नाटक में ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसके संस्थापक कौन है? तो एक व्यक्ति है जो भी बहुत ज्यादा खबरों में रहे हैं, सोनम वांगचुक। ये इस स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसके संस्थापक है सोनम वांगचुक। अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो साधारण सा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड कई बार पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। अगला प्रश्न है, मानव कान द्वारा लगभग खालिस्तान दिया हुआ है, इससे कम आवृत्तियों की ध्वनि का पता नहीं लगाया जा सकता है। मतलब ये है कि मनुष्य का कान किस आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो मनुष्य के कान की सुनने की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की है। ये आप कह सकते हो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक इतनी ध्वनि हम सुन सकते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक इतनी ध्वनि हम सुन सकते हैं। इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर ध्वनि है तो उसको इंट्रासाउंड बोलेंगे, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो अल्ट्रासाउंड बोलेंगे, और वो दोनों ध्वनि हम नहीं सुन सकते। अगला प्रश्न है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है, किस काम में किया जाता है आइसोप्रोपिल का प्रयोग? तो आइसोप्रोपिल का प्रयोग हमने बहुत सारा किया है सैनिटाइजर के रूप में। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल ही होता है। कार के ईंधन के लिए अगर आप देखोगे तो इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अभी जो हम पेट्रोल खरीदते हैं उसमें 20% इथेनॉल होता है। इसके अलावा अगर खाना पकाने की गैस की बात करें तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। जिसको आप एलपीजी बोलते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो जो आइसोप्रोपेन अल्कोहल है, इसको हमने सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग किया है, हैंड सैनिटाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये थे एमपी पुलिस परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न, जो आशा करता हूं कि आपकी आगामी परीक्षाओं में ये कुछ काम आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।